आज हम पढ़ेंगे हाउ वी रीड इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर और वी कैन स्पेसिफिकली से हिस्टोग्राफी ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जब हम हिस्टोग्राफी की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज़ मोर देन एन एस्थेटिक व्यू, इट इज़ मोर देन अ वंडर, अ टाइमलेस मास्टरपीस, इट इज़ अ विटनेस फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स। कहने का मतलब ये है कि ये एक मिरर ऑफ सोसाइटी है। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो डायनामिज्म है उसके बारे में एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है, जिसे हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की तरह यूज़ कर सकते हैं टू कोलैबोरेट विद लिटरेरी सोर्सेज। आर्ट को देखने के कई स्कूल्स हैं, जैसा कि हिस्टोग्राफी में हम समझते हैं, और वी विल बिगिन विद द सो कॉल्ड द ओल्ड वे ऑफ सीइंग द आर्ट, दैट इज फ्रॉम द कॉलोनियल बिगिनिंग एंड अगेन द काउंटर आर्ट एज नेशनलिस्ट आर्ट ऑफ हिस्ट्री। कॉलोनियल बिगनिंग क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो कॉलोनाइज लैंडस्केप पे इंडिया को समझना चाहते हैं टू रूल इट मोर कंफर्टेबली, और इसके लिए जेम्स फेगुर्सन क्लासीफाई करते हैं, आर्किटेक्चरल इंटरप्रिटेशन देते हैं दैट देयर इज़ डिक्लाइन इन द आर्किटेक्ट स्पेसिफिकली आफ्टर द गुप्ता पीरियड, और वो क्लासीफाई कर देते हैं इंडियन आर्ट को स्ट्रेट वे इन लीनियर एवोल्यूशनरी नैरेटिव की तरह हिंदू, बुद्धिस्ट और मोहम्मडन्स एंड जैनिस्ट में, जिसे हम क्या देख रहे हैं कि जो ओरिएंटलिस्ट एजम्पशन है वो हमें दिख रहा है रेदर देन इंडिजीनियस कल्चरल लॉजिक। ऑन द अदर हैंड अलेक्जेंडर कनिंगम, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक रहे हैं, वो उनका जब इंटरेस्ट हम देखते हैं तो उनका इंटरेस्ट हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी में रेदर देन उसका सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड ढूंढने के बजाय वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं स्तूपास, केव्स एंड पिलर्स एंड स्कल्पचर्स का, बट उन्हें आइसोलेटेड ट्रीट करते हैं। Although with limitations, they had produced large-scale description for the first time. On the other hand, nationalist art of history 20th century में जब शुरू होती है तो हमें फर्स्ट हिस्टोरिकल जो वर्क आनंद के कुमारस्वामी का मिलता है, जो इंडियन आर्ट को एक सिर्फ पीस ऑफ आर्ट से उठाकर एक स्पिरिचुअल लेवल पे रख देते हैं। वो बताते हैं कि इंडियन आर्टिस्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल क्रिएटर नहीं था, वो मेटाफिजिकल वर्ल्ड को ट्रांसमिट कर रहा था। इंडियन आर्ट इज समथिंग जो फंडामेंटली स्पिरिचुअल है, प्रोफाउंडली कोहेरेंट है और इंटेलेक्चुअली रिच आर्ट है। वो एम्फसाइज करते हैं इसके टाइमलेस सिंबॉलिज्म को। सेम स्टेला क्रैमरिश भी इस बात को समझाती हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है पोस्ट इंडियन शिफ्ट इन सीइंग द आर्ट। एक न्यू क्वेश्चन आता है, रेवोल्यूशनरी शिफ्ट है, जिसमें हिस्ट्री को हम सोसाइटी से देखना शुरू करते हैं। आई मीन टू से द आर्ट एंड हिस्ट्री को हम सोसाइटी से देखना शुरू करते हैं। और उसमें हमारे पास जो आते हैं ऑथर्स, उसमें रोमिला थापड़ हैं, उपेंद्र सिंह है, आर चंपकलक्ष्मी है। रोमिला थापड़ के अनुसार जब हम मॉडर्न आर्ट की बात करें तो कहते हैं मॉडर्न आर्ट जो है वो मेयरली बुद्धिस्ट सिंबल्स नहीं है, वो एक कंसोलिडेशन का तरीका है इंपीरियल अथॉरिटी का। दे स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन कि ये आर्ट असल में मतलब क्या कर रहा है, क्या इसका मीनिंग है। वो रोमिला थापड़ कह रही है कि इकोनॉमिक फाउंडेशन है इस पूरे मॉन्यूमेंट के पीछे, ये कोई रिलीजियस प्लुरैलिटी के, ये कोई रिलीजियस कंपटीशन नहीं, बट ये अर्बनाइजेशन और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन की प्लुरैलिटी है जो हमारे सामने आ रहा है, जिसमें ट्रेड, गिल्ड और मर्चेंट वेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहीं उपेंद्र सिंह और आर चंपकलक्ष्मी भी वही बात कर रहे हैं कि हुआ पेइंग फॉर दिस, कौन इसे काव कर रहा है, कौन इसके लिए काम कर रहा है। फॉर उपेंद्र सिंह आर्ट इज एक्चुअली मोर देन व्हाट वी सी, व्हाट इज देयर ऑन द वॉल्स, इट इज़ बेसिकली द मिरर, जो कि एक सोवेरेनिटी को दिखा रहा है, पब्लिक में लेजिटिमेसी को दिखा रहा है। मीन्स जो राजा महाराजा हैं वो लेजिटिमेसी ड्राइव कर रहे हैं इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। और आपसे लेटर पीरियड में देखोगे भी, चाहे वो मॉडर्न पीरियड हो, स्पेशली जब हम अशोकन पिलर की बात करते हैं तो वो एक डिप्लोमेसी की तरह ले रहता है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी पावर की तरह उसे हम देखते हैं। आर चंपकलक्ष्मी की जब हम बात कर रहे हैं तो उनका काम साउथ इंडियन टेम्पल्स पर है, और वो कहते हैं कि साउथ इंडियन टेम्पल बेसिकली पॉलिटिकल पावर को दिखा रहा है। इम्पॉर्टेंटली ये हमें क्या दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टीट्यूशंस को, इकोनॉमिक अथॉरिटी को, जैसे कि जो लैंड ग्रांट्स हो गए, रीडिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क हो गया, आर्टिशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हम जैसे गिल्ड या श्रेणी कह रहे हैं, ये रीजनल आइडेंटिटीज़ को फॉर्म कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ, जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर बात कर रहे हैं, चाहे वो नगरा स्टाइल हो, द्रविड़ा स्टाइल हो, विशारा स्टाइल, ये स्टाइल जो रीजनलिटी लिए अपीयर हो रहा है ना, ये अपीयर ही क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पैट्रॉन्स जो हैं वो उस रीजनल आर्ट को अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरह ही स्थापित, बस ये आपको एस्थेटिक नहीं दे रहा है, ये पॉलिटिकल अथॉरिटी दिखा रहा है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को दिखा रहा है।
क्योंकि जो राजा है उसको चाहिए क्या, ठीक है उस समय राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है, पर प्रजा का सपोर्ट एक राजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी टू लेजिटिमेसी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट कुशाना पीरियड, तो द वर्ड लाइक सन ऑफ गॉड। और जब हम बात करें विजयनगर एम्पायर की, द यूज़ ऑफ लॉर्ड विरूपाक्षा एज अ सिंबल टू रूल, हम ये क्या देख रहे हैं, लेजिटिमेसी, दे आर ड्राइंग लेजिटिमेसी बिकॉज भगवान पे लोगों का ज़्यादा बिलीव है। और जब हम दिखाते हैं कि वी आर लेजिटिमाइज बाय गॉड, तो वो काम करता है। सेम जो आपने एक यूजफुल आर्गूमेंट हमेशा से सुना भी होगा, टेम्पल एज इकोनॉमिक इंजन। यस, टेम्पल इकोनॉमिक इंजन की तरह काम करता है। सी, जब एक टेम्पल बन रहा है ना, तो कमीशन जब हो रहा है, तो उस कमीशन होने में भी हम एक इकोनॉमिक बूस्ट दे रहे हैं। क्या पढ़ते हैं हम, एक मॉनेटरी मेजर होता है इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन से डील करने का, और एक मेजर होता है आपका फिस्कल मेजर्स। जब हम उसमें बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं टू टाइप ऑफ मेजर्स की, राइट। दैट इज़ टू टाइप ऑफ मेजर्स लाइक टैक्सेशन मेजर एंड एज वेल एज द मेजर की गवर्नमेंट बूस्ट करे इकोनॉमी को बाय सिंकिंग इन मोर इन्वेस्टमेंट, ये दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। और फिर वहाँ पे एक मार्केट इकोनॉमी डेवलप होती है, गिल्ड्स एंड श्रेणी उसको हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट वी कम आउट द हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। नाउ हिस्ट्री फ्रॉम बिलो इज़ बेसिकली, आप देखोगे कि टेम्पल बनाने वाले की भी कोई हिस्ट्री है यार, सिर्फ पैट्रॉन्स की हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो हायर क्लासेस की हिस्ट्री नहीं है, ये हिस्ट्री फ्रॉम बिलो भी है। लाइक ग्रोगरी स्कुफिन जो है कहते हैं कि द पीपल जो डिवोट कर रहे हैं अपने आप को वहाँ पे रिलीजियस प्लेस में, और वो भी पीपल जो डोनर हैं, बेसिकली दे आर मोर देन द पैट्रन ऑफ किंग्स, दे आर ऑल्सो द ऑर्डिनरी पीपल लाइक मॉन्क्स, नन्स, मर्चेंट्स एंड गिल्ड्स फ्रॉम ली फैमिलीज, and more than people from royalty are patronizing. For example, the monks and nuns 40%, the merchants and nuns guilds like 35%. So patronage is also coming from the ordinary family. That's still ki there is not only a point of view of having a political legitimacy, but also a belief and also a work of charity can be seen here, right? So also we can talk in this context the Susan Huntington idea that challenged that Buddhist art is only not paid by the patrons of higher classes but also by the nuns, like one of you can see on the screen. Also, the artists were not anonymous every time. Sometimes inscription tells about the sculptors, कि कौन स्कल्प्टर है, गिल्ड्स कौन सा काम किया या मेसन कौन से काम किए, जो कि बेसिकली एलीज्ड बाय द कॉलोनियल व्यू कि इंडिया में अनोनिमस आर्टिस्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगह पे हम देख सकते हैं कि पीपल राइट देयर नेम, उसे साइन कर देते हैं कि ये हमारा आर्ट है, और क्योंकि वो इसलिए साइन नहीं करते बिकॉज दे डोंट वांट टू चैलेंज द डिवाइन क्रिएटिविटी। बट हेयर वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में जो भी काम होता है इट इज़ कंसिडर्ड एज डिवाइन। उसे हम सोचते हैं कि अहम की भावना ना हो, हम गिविंग की भावना रख के काम करें। सो अगर हम बात करें कि ये सब जो विजुअल चीज़ें, आइकनोग्राफी, नैरेटिव्स हैं, वो बेसिकली कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं, व्हाट दे रिवील, तो वो रिवील कर रहे हैं कि किस तरीके से सिंबल से एक सोशल प्रोडक्ट निकल रहा है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं हमारे सामने एक मल्टीवर्स से, हमें मल्टीवर्स दिखाया जा रहा है किस चीज़ का, एक हमें माइक्रोकॉज़म दिखाया जा रहा है, टेम्पल्स वगैरह आर्किटेक्चर माइक्रोकॉज़म किसका, इंडियन सोसाइटी का। और ये टेबल आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगा कि किस तरीके से ओल्ड आंसर्स हैं, किस तरीके से न्यू आंसर्स हैं। मींस हु वाज द आर्टिस्ट, ओल्ड आंसर था कि अनोनिमस है, क्योंकि वो बताना चाहते हैं ना कि हम लोग बैकवर्ड हैं, जब मैं कॉलोनियल पीपल की स्पेशली बात कर रही हूँ तो। और न्यू आंसर क्या है, नहीं, दे आर स्किल्ड। भाई टेम्पल्स के आर्किटेक्चर तो देखो कितना अच्छा कार्विंग है, राइट। सो we can't say कि these are not skilled people, right? Then we come to the part of reading sculptures as history. तो जब हम बात करते हैं तो इसमें विद्या दहेजा का कॉन्सेप्ट आता है, मल्टीवेलेंस का, जो असर्ट करता है कि इंडियन इमेजेस जो हैं उनमें लेयर्ड ऑफ मीनिंग्स है, जो कि डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट नैरेटिव्स क्रिएट करती है। जैसे रिलीफ ऑफ भरूच, सांची और अमरावती हमें कम्युनिकेट करती है क्या सटल आइडिया था गेस्चर और सिम्बॉलिज्म में, कि
simple symbolism are denoting society. और आप जो समझ रहे हो और जो आप देख रहे हो वो उसमें हमें कुछ डिफरेंसेस जो है नज़र आने लगेंगी विद द पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम किसी भी स्कल्पचर, स्तूपा या किसी भी रिलीजियस प्लेस को देख रहे हैं तो उसमें जो पैटर्न्स, सर्कुलेशंस, जो वर्शिप प्लेसेस बनाए गए हैं उसके सिचुएशन के अनुसार इंटरप्रिटेशन है। वो एक एब्स्ट्रैक्ट थियोलॉजी नहीं है, वो एक इंटरप्रिटेशन है जिसमें हर चीज़ें सिचुएट करी, द आर्ट इज़ सिचुएटिंग। और जब हम इस सिचुएशन में बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि दीज ऑल्सो टेक द बायोग्राफी ऑफ प्रोसेशन, फेस्टिवल्स एंड वर्शिप, और डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है किस तरीके से एक सोसाइटी का रिलेशन है टेम्पल अथॉरिटी और कम्युनिटी का पॉलिटिक्स है। So here we end with this historiography. I hope it's find you useful.